हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज का लेक्चर थर्मल फिजिक्स का होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो थर्मल फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चंस अब इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बच्चों जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, कैलकुलेशन करने वाला, ग्राफिकल क्वेश्चंस होता है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन, मैचिंग प्रॉब्लम्स, सारे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है बच्चों, जो आपके नीट में आने वाला होता है। और नीट 2024 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है। उस ट्रेंड को देखते हुए मैंने ट्रेंडिंग सवाल है यहाँ पे लिया हुआ है बच्चों। पूरा एंड तक उस वीडियो को देखिएगा, तब तक आपको मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा और किस टाइप का क्वेश्चंस को आपको करना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नंबर 1 लिख ही लेता हूँ मैं। तो नंबर 1 लिख दिया है ना। सो ऑन टेम्परेचर स्केल एक्स, द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 29 डिग्री एक्स एंड 129 डिग्री एक्स। What will be the temperature on this new scale corresponding to the temperature of 29 डिग्री सेल्सियस on सेल्सियस स्केल? अब ये जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर स्केल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। बात समझ में रहा है? जैसे थर्मोमीटर वगैरह में होता है, आपने देखा होगा थर्मोमीटर में ऐसे होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है, फिर फ़ारेनहाइट स्केल होता है। कोविड के टाइम पे बहुत पॉपुलर हो गया था भैया ये सब। अब वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट आता है TSI, मतलब टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी। अब टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी ये कहता है कि जो आपका रीडिंग है वो माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे वो कुछ भी स्केल का हो जाए, कोई भी स्केल का हो। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम लोग लेके बढ़ते हैं। देखिए देखते, तो यहाँ पे रीडिंग आपका क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x आपका रीडिंग हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका 29 हो गया और इसका जो स्टीम पॉइंट है वो 129 माइनस 29 है। बात समझ में आ गया? इक्वल टू कितना होगा? आप सेल्सियस स्केल में आपने यहाँ पे देखा 29, सो तो इसमें 29 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0। तो ये 100 कैंसल्ड आउट हो गया। x का वैल्यू आप 29 प्लस 29, दैट इज आप बोल सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 58 डिग्री x आता है। फटाक से आपका आंसर हो गया 2, करेक्ट है। बात समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। तो नेक्स्ट देखिए, एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है बच्चों। दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। असर्शन आपको दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज Cp इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है। Cp माइनस ऐसे लिखते हैं ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, मेयर्स इक्वेशन। ये दिमाग में रखना, ये मेयर्स इक्वेशन है, कभी आपको ये सब के भी सवाल पूछ सकता है। अब यहाँ पे बोला रीजन क्या है, वर्क इज डन बाय गैस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि वर्क डन किया हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर में। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल सही है। अगर आप देखिएगा Q का जो वैल्यू है वो क्या होता है, डेल्टा U प्लस वर्क। ये बात सही है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर ये दोनों मिलते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है। बट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये आप कांस्टेंट प्रेशर का मान लेते हैं। अगर ये देख लीजिए आप यहाँ पे इस कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ ये बचता है, वर्क का तो वैल्यू 0 है कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वर्क इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सा ट्रिक होता है। पहले तो आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों करेक्ट नहीं है तो ये दोनों में से एक करेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन आपका ये दोनों में से एक करेक्ट होने वाला है। बट अगर ये दोनों ही करेक्ट है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। और इस वाले सिचुएशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये तो दोनों करेक्ट नजर आता है, बट ये रीजन करेक्ट है कि नहीं, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं सही तरीके से, उसको चेक करने के लिए असर्शन पढ़िए, उसके साथ रीजन की जगह बिकॉज ऑफ लिख दीजिए। देखिए कि ये ऐसा है, इसको मैच होता है कि नहीं। इफ इट इज मैचिंग देन करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट हो गया आपका भाई साहब? पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये रीजन करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो दोनों तो करेक्ट है और उसके बाद ये ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना, आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देखिए, an ideal gas undergoes 4 different processes from initial state 1 as shown in figure below. The processes are adiabatic, isothermal and adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric। ये 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद बोला कि कर्व्ड which represent adiabatic process among 1 2 3 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। कौन सा ग्राफ है? पहली बात तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नजर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें आपको प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। 1 और 4 दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, करेक्ट। अब 2 और 3 में
कोई तो भी एक करेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे चेक करिए, आप जानते हैं कि अगर मैं पी वी टू द पावर गामा एडियाबेटिक का इक्वेशन लिखूँ इज कांस्टेंट और पी वी इज कांस्टेंट आइसोथर्मल का, अगर मैं पी वी इंडिकेटर डायग्राम का यहाँ पे स्लोप निकालता हूँ तो एडियाबेटिक का स्लोप ये आता है और इसका स्लोप ये आता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो और डी पी अपन डी वी निकाल के देखो कि ये क्या हो रहा है, तो उसका वैल्यू आपको ये आता है ना, और इसमें क्या आता है माइनस पी डिवाइडेड बाई वी आता है। तो स्लोप किसका बड़ा है, ऑब्वियस बात है एरियाबेटिक का बड़ा है। स्लोप बड़ा है इसका मतलब ये मोर स्टीपर मोर है, ज़्यादा स्टीपर है, वो जो ज़्यादा स्टीपर है उसी का ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये दूसरे वाले का है और ये तीसरे वाले का है। कौन स्टीपर है बाबू, तीसरा वाला। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा वाला करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस खेल खत्म है कि नहीं, थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले बढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोला चूज द रॉन्ग पेयर, ऐसा भी सवाल पूछता है, करेक्ट पेयर नहीं, चूज द रॉन्ग पेयर, है ना। सो यहाँ पे देखिए 4 प्रोसेस आपको दिया हुआ है, एरियाबेटिक दिया हुआ है, आइसोथर्मल दिया हुआ है, आइसोबारिक दिया हुआ है, आइसोकोरिक दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है। तो पहली बात है आप जानते हो आइसोकोरिक का तो 0 ही होता है, वर्क डन 0। आइसोथर्मल का भी ये वाला होता है NRT ln ऑफ P2 डिवाइडेड बाई P1 या फिर V2 डिवाइडेड बाई P1 डिवाइडेड बाई P2, या फिर आप बोल सकते हैं इसके जगह पे V2 डिवाइडेड बाई V1 होता है। या आइसोथर्मल की याद नहीं है, कम से कम आपको तो पता है ना लॉग का कुछ आता है, तो ये करेक्ट हो गया। दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस अगर प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट नज़र आता है ना भाई, मान लो ये ऐसा सिचुएशन है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट ऐसे ही गया, तो आप बोल सकते हैं P डेल्टा V। अब यहाँ पे P1 या P2 डेल्टा V को 2 लिख सकते हैं माइनस P1 V1। अब इसको क्या लिख सकते हैं NRT2 और इसमें लिख सकते हैं NRT1, तो T2 माइनस T1 तो लिख ही सकते हैं। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है भाई साहब, जो करेक्ट नहीं है वो तो आपके ऊपर में ही दिख रहा है, एरियाबेटिक का देख लो। एरियाबेटिक का क्या है, ये वाला, तो ये तो सर ऐसा टाइप का लग रहा था, नहीं, यहाँ पे T1 माइनस T2 था, तो ये NRT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 था। मतलब आपको यहाँ पे बता देता हूँ P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 ही था ये ऑप्शन, करेक्ट ये है। बात समझ में आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन रॉन्ग पेयर आपको दिखाना है कौन सा, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपको आया हुआ है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। तो ये भी देखिए, 2 रॉड ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ आपको दिया हुआ है L1, कोफिशिएंट दिया हुआ है आपको अल्फा A, एंड अदर स्टील ऑफ लेंथ L2 हैविंग लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है इसमें अल्फा S, जॉइंट एंड टू एंड, मीन्स आपको बोला कि ऐसे ये एंड है, ठीक है। द एक्सपेंशन इन बोथ रॉड इज सेम ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कुछ भी वेरी करा लो, इसका जो चेंज होगा, एक्सपेंशन होगा दोनों रॉड का, वो क्या है, सेम है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, है ना, ये आपको पता है। करेक्ट कैसे करते हैं इसको, देखिए पहले तो आप जानते हो थर्मल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा L इक्वल टू L1, ये वाला आपने लिख लिया है ना, L1 इंटू अल्फ़ा A इन डेल्टा T। बोला है कि दोनों सेम होगा, तो आप बोल सकते हैं L1, ये दोनों का सेम हो जाएगा, तो L1 अल्फ़ा A इक्वल टू L2 अल्फ़ा S, डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया, है ना, बचाइए। लेकिन ये वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आप देखिए, इसके नीचे ऊपर में L1 है, नीचे L1 प्लस L2 है, तो इसको तरीका देख लो, L2 डिवाइड बाई गणित है पूरा, सो यहाँ पे अल्फ़ा A डिवाइडेड बाई अल्फ़ा S प्लस लगा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो L1 प्लस L2 ऊपर में, नीचे L1 है, और ऊपर में क्या होगा अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा S डिवाइडेड बाई अल्फ़ा S। अब उल्टा कर दो, उल्टा करने से क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, ये जो आपको चाहिए वो अल्फ़ा S डिवाइडेड बाई अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा S। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है भाई, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, कौन सा, प्लस वाले में देखो, पहले वाला करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल पहले वाला ही करेक्ट है कि नहीं, हाँ, तो आपका पहले वाला करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते हैं, ये आपका फिफ्थ था, अब ये वाला आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो गया, सो यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला कि एक आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज टेकन राउंड, ओके साइक्लिक प्रोसेस है एज शोन इन फिगर, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, आपको वर्क ड्यूरिंग द साइकिल आपको बताना है।
कि साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं, फॉर साइक्लिक प्रोसेस जितना वर्क होगा उतना क्या होता है, हीट होता है। ये तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। मतलब आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी पूरा घुमा के, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज तो स्टेट पे डिपेंड करता है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। अगर स्टेट फंक्शन है तो उस हिसाब से आपका कहानी खत्म हो जाती है अभी। अब यहाँ पे क्या बोला, हमको वर्क पूछा है, तो वर्क निकालने के लिए आप क्या करो, इसका एरिया निकाल लो भाई। क्या निकाल लो, इसमें एरिया निकालो, कितना होता है, एरिया बाउंडेड बाय दिस साइकिल, एरिया बाउंडेड बाय दिस साइकिल इज वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालना है। सो वर्क डन का एरिया क्या हो जाएगा, इसमें देखो यहाँ पे आपका पी वी दिख रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे वी दिख रहा है, यहाँ पे 3v दिख रहा है, यहाँ पे वी दिख रहा है, यहाँ पे 3v दिख रहा है। तो इधर वाला तो आपका 2v हो रहा है, क्या हो रहा है आपका 2v हो रहा है। और इधर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे P3 हो गया और यहाँ पे आपका P1 हो गया, तो इधर आपका 2P हो गया। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2p। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो है वो 4pv हो रहा है। तो आंसर कौन सा है, कौन सा करेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन 3 करेक्ट। क्या है, ऐसा ही टाइप का सवाल मिलेगा, टेंशन मत लेने का, है ना। हाँ, लेकिन वहाँ पे जाके होता नहीं है। रीज़न ये है कि भाई वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, इधर उधर करते वक्त आपका थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है और गड़बड़ हो जाता है। ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7th में क्या पूछ रहा है, देखिए बोला कि ए गैस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन, जैसे आइडियल गैस आपका इनर्ट गैस है ना। टेम्परेचर आपको T दिया हुआ है, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका टोटल इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है। सो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो, F/2nRT होता है। पूरा मिक्सचर का लिखना है, तो पहले आपका ऑक्सीजन का लिखने का, ऑक्सीजन में क्या होगा, U1 इक्वल टू मान लेते हैं F का वैल्यू, ऑक्सीजन तो डायटोमिक होता है, आर्गन होता है मोनोएटोमिक, तो 5/2 हो गया भाई। n का वैल्यू आपका 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे n तो हो गया, RT हो गया। और U2 का जो वैल्यू है वो क्या है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई इसमें कितना मोल है, 4 मोल हो गया, 4 मोल R इंटू टी। कैंसिल कर लो, इधर 2 मतलब 6 RT हो गया, और इधर से जो होगा वो 5 RT हो गया भैया। तो दोनों को ऐड करना है, मिक्सचर का निकालना है, U1 प्लस U2 कर दो, दोनों का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा भाई, आंसर करेक्ट कहाँ है, 11 RT। खेल करता हूँ, है ना। 7th वाला क्वेश्चन ये था। 8th में क्या दिया हुआ है, इफ RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस है इसके वेलोसिटी के बराबर होगा, देन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी, कितना होने वाला है देखो। यहाँ पे देखिए VRMS का वैल्यू आपको गिवन है, VRMS आप जानते हो 3RT डिवाइडेड बाई M होता है, ये आपका कौन है, VRMS होता है। अब यहाँ पे देख लो, M तो आपको पुट करना है हाइड्रोजन का, 3 आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, R, यहाँ पे आपका T है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक तो है नहीं है। तो भाई यहाँ पे सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए VRMS का वैल्यू जो है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर बोल दिया, तो बराबर मतलब एस्केप वेलोसिटी आप तो जानते ही है कितना होता है ना। ओके, यहाँ पे आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केल्विन में आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद भाई साहब आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आता है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 9th नंबर में क्या बोला, हाँ गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ये जो भी है स्टेटमेंट रीजन दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑन इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ए ब्लैक बॉडी शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ्स। ये जो है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका जो पीक इमिशन वेवलेंथ है वो क्या होता है, शिफ्ट होता है लेफ्ट डायरेक्शन पे। विंस डिस्प्लेसमेंट आप याद करो, ये वाला था। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता था, ये थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होता था। ये एनर्जी वैल्यू है, ये आपका वेवलेंथ है। टेम्परेचर बढ़ा रहे T1 T2 इज़ ग्रेटर देन T1, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो ये लेफ्ट डायरेक्शन पे शिफ्ट होता था, मीन्स इसका वैल्यू जो है वेवलेंथ का वो क्या होता, डिक्रीज होता। तो ये पहले वाला तो करेक्ट नज़र आया। दूसरे वाले में देखते हैं, पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू 4th। नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, इस डायरेक्टली ऐसे था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। बात समझ में आ रहा है क्या, ये इन्वर्सली, यही तो विंस डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दूसरा वाला क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया भाई साहब। तो आप बोल सकते हैं पहले वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, बस ऑप्शन 3 करेक्ट है। ये विंस डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। आपको मैं इस बार बता दूं, एक बात है कि इस बार विंस डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चंस आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना। ये आपको एक चीज़ बताया हुआ है,
सीक्रेट है ना, बता देगा नहीं किसी को। एनीवे तो ये आपके ऑप्शन दिख रहा है कि पहले वाला तो करेक्ट है, दूसरे वाला रॉन्ग है, क्योंकि ये आपका पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू 4th, नहीं वो गलत हो गया है ना भैया, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला शायद, हाँ ये लास्ट है। तो इस क्वेश्चन पे आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। इस 10th नंबर क्वेश्चन पे दिया एरियाबेटिक एक्सपेंशन, मैच द फॉलोइंग। एरियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें आपको कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है आपको नहीं पता, बट आपको चेक करना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। पहले वाले देखो, नो वर्क इज डन। अब नो वर्क इज डन किस में होता है? आइसोकोरिक, दिमाग में रखना कौन सा, आइसोकोरिक में। जब कांस्टेंट वैल्यू होता है, वॉल्यूम होता है, तो पी डी और पी दोनों बराबर हो गया। सो डी और पी पहले वाला ऑप्शन में ही दिख रहा है, बट फिर और चेक करते हैं। उसके बाद बोला इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, मींस इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट कब होगा? जब ये दोनों जीरो होगा, इनिशियल एंड फाइनल। कब होता है? आइसोथर्मल भाई, क्योंकि ये तो हम जानते हैं F/2 NR डेल्टा T है कि नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जीरो कब होगा? जब टेम्परेचर जीरो होगा। टेम्परेचर का चेंज जीरो कब होता है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो C और Q यहाँ पे आप देख सकते हैं, C और Q करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, और क्या बोला? आइसोथर्मल हो गया C। आइसोबारिक एक्सपेंशन, एरियाबेटिक एक्सपेंशन पे जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। इसको डायग्राम बनाते थोड़ा सा। आइसोथर्मल और एरियाबेटिक का एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ देख लो, बात समझ में आ रहा है क्या? एरियाबेटिक एक्सपेंशन तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा तो टेम्परेचर क्या होगा भाई? डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू खत्म, खेल है ना। क्या हो जाएगा इसका? खत्म। मतलब आप बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो ए का ऑप्शन एस करेक्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है। अब बी का अगर चेक करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अपने आप पता चल जा रहा है। एरिया आई से लिख दो P, यहाँ पे आपका P1 है, सॉरी यहाँ पे P है, यहाँ पे आपका V1 है, यहाँ पे आपका V2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, PV = nRT, ये कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब अगर V बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, ये आपका थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चंस था। 10 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया, चुन चुन के लिया। तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऐसा टाइप का क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और थोड़ा सा कर लीजिए, है ना। अगर आपको कुछ और चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेन करने के अगर चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो ये थर्मल फिजिक्स का सारे मैंने जितना भी टॉप क्वेश्चन लिया हुआ है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाले, सारे टाइप मैंने लिया हुआ है, असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट, मैचिंग प्रॉब्लम और भी क्वेश्चन, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैंने लिया हुआ है। तो अगला जो वीडियो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होने वाला है, तो बच्चों उसमें दोबारा मिलते हैं। एंड तब तक आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपना नीट प्रिपरेशन को और एक्सेल करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।